Hello, my dear friends, all the aspirants for IPMAT and JIPMAT 2027. Welcome to the pre-foundation lectures. अब ये जो lectures हैं, इनका नाम pre-foundation क्यों दिया गया है? Because they will be acting as the foundation of your preparation for IPMAT and JIPMAT 2027. So foundation classes क्या होती हैं? जो foundation classes basically whatever is going to come in your exam, हम उनका बेसिक्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। बट देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं, सो दीज प्री फाउंडेशन लेक्चर्स विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who have who are having a little difficulty in understanding with the basic concepts that will be tested in IPMAT and JIPMAT exam. Right now, our first topic is linear arrangements. So we'll be taking up the very basics of linear arrangements rather than spending a lot of time initially in solving the questions. हम क्या करने वाले हैं, जो linear arrangements के जो basics हैं, किस तरीके से हम statements को decode करते हैं, statements को understand करते हैं, statements को interpret करते हैं, तो आज हम वो वाली सारी चीजें इस क्लास में देखने वाले हैं। जो मेजर फाइट आती है ना, मेजर प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है कि हमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, हम उनको करेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनका जो करेक्ट मीनिंग है हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड उसकी वजह से हम अरेंजमेंट डेफिनेटली हम रॉन्ग बना देते हैं, एंड अरेंजमेंट अगर रॉन्ग बनाया तो जितने भी आंसर्स हैं वो हमारे गलत आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। ऑलराइट, अब लीनियर अरेंजमेंट्स, एक और चीज देखनी है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स। तो जैसा आपको पता है, लाइक आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक एंड जिपमैट एग्जाम, ये तीन सबसे बड़े एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम अपीयर करेंगे लाइक फॉर द एडमिशंस फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो अगर मैं इन तीनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस देखता हूं लीनियर अरेंजमेंट्स की, तो लेट्स अंडरस्टैंड। So first of all, IPMAT इंदौर। Now IPMAT इंदौर में लीनियर लॉजिकल रीजनिंग का अलग से सेक्शन नहीं आता, बट वी नो दैट अगर हम 2026 का इंदौर का पेपर देखते हैं, सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आए हैं जो लॉजिकल रीजनिंग को बिलोंग करते हैं। देन एमसीक्यूज में देयर इज अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन में से आता है, राइट। सो लीनियर अरेंजमेंट्स इज वन एरिया जहां से सेट एक जो क्वेश्चन है ना, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं, सेट ऑफ 2 क्वेश्चन, सेट ऑफ 3 क्वेश्चन, सेट ऑफ 5 क्वेश्चन में अपीयर कर सकता है, ठीक है। सो यस, लीनियर अरेंजमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईपीमैट इंदौर। मैंने 3 स्टार लगा दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम आईपीमैट रोहतक। आईपीमैट रोहतक में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक यू नो दैट देयर आर 40 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग से सेक्शन होता है, राइट। एंड लीनियर अरेंजमेंट्स पे स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड क्वेश्चंस सेट्स में भी आ सकते हैं, राइट। सो आप रोहतक के एग्जाम में लीनियर अरेंजमेंट से आराम से 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड सिमिलर इज द स्टोरी फॉर जिपमैट। JIPMAT में out of 33 questions from logical reasoning, you can again expect 3 to 4 questions from linear arrangements. ठीक है? So looking at this scenario that I've explained you, linear arrangements becomes a very important area as far as our journey is concerned. ठीक है? So let's spend some time in understanding the basics of linear arrangements. All right. So first of all, we have to look at the commonly used statements, right? So एक statement दी हुई है, A sits on 4th position from the left end of the row, A sits at 3rd position from the right end of the row, right? So सबसे पहली चीज आती है selection of left and right, right? So ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम किसके हिसाब से होने चाहिए? मेरे हिसाब से होने चाहिए, आपके हिसाब से होने चाहिए, या फिर जिस पर्सन को हमें लीनियर अरेंजमेंट में प्लेस करना है उसके हिसाब से। ऑफ कोर्स जो बंदा बैठ रहा है यहाँ पे, द पर्सन हु इज गोइंग टू सिट
इन दिस लीनियर अरेंजमेंट, उसी के हिसाब से लेफ्ट और राइट होना चाहिए. सो इफ आई लेट्स से मेक few chairs, chair number 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and statement given है that A is sitting on the second chair starting from the left hand side. तो अब लेफ्ट वो वाला लेफ्ट होगा या फिर ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट होगी. सो ये कंफ्यूजन आती है. तो हमें क्या करना है, हमें चीजें आसान बनानी है अपने लिए. ओके, सो लेट्स से अगर कोई भी एक पर्सन बैठा है ए. ओके, नाउ इफ ए इज फेसिंग आउटसाइड, अगर ए बाहर की तरफ फेस कर रहा है, लेट्स से आई एम ए, तो मैं ए हूं और आप स्टडी कर रहे हो, आप ये अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, तो इफ आई एम ए, मेरा लेफ्ट ये है और आपका लेफ्ट कहां पे है, आपका लेफ्ट ऑपोजिट है. राइट, सो अगर आप ये अरेंजमेंट ड्रॉ करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी. आपका लेफ्ट मेरा राइट हो जाएगा एंड आपका राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी पर्सन को प्लेस करेंगे, अगर ये सारे के सारे एक सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है दैट ए इज फेसिंग इनसाइड, ए अंदर की तरफ फेस कर रहा है. अगर ए अंदर की तरफ फेस करेगा तो ए का लेफ्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा, ए का राइट आपका राइट हो जाएगा एंड कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. बस यही चीज करनी है. ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहां पे, लेफ्ट ये वाली डायरेक्शन एंड राइट ये वाली डायरेक्शन, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए. ठीक है, सो अगर ये वाली स्टेटमेंट को कंसिडर करूंगा, ए सिट्स ऑन फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever is the number of chairs, वो अभी हमें नहीं पता, but A will sit on the fourth position starting from left, ये left होगा. So A कहां बैठेगा, A will sit at this chair, number 1, 2, 3 and number 4. ठीक है, simple. Okay, so this is the very first thing that we need to understand. Now moving on, B sits at one of the extreme ends of the row. अब इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. एक्सट्रीम एंड्स या तो लेफ्ट मोस्ट या फिर राइट मोस्ट. यहां पे लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बी कहीं पे भी बैठ सकता है. सो इफ दीज आर 8 चेयर्स, बी में सिट एट दिस चेयर, द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम, और बी में सिट एट दिस चेयर. सो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बी के बैठने की. ठीक है, either at the extreme left end or extreme right end of the row. Fine, simple. Okay, जब तक यहां पे लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं किया हुआ तब तक हम एक पर्टिकुलर पोजीशन सिलेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, अगर ऐसा होता कि बी के बैठने से पहले ऑलरेडी देयर इज अनदर पर्सन हु हैज ऑक्यूपाइड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, लेट्स से ए ऑलरेडी यहां पे बैठा है, तो बी एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं बैठ सकता, तो बी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन होगी. राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. अब यहां पे लेफ्ट बताया हुआ है, तो अमंग दीज 8 चेयर्स सी विल बी सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड. अगर मैंने अज्यूम किया है कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट है. ओके, ठीक है, सिंपल. अब ध्यान से देखना, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ डी. अब एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से बोली जा रही है. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. हाँ, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इफ दीज आर दी 8 चेयर्स, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ डी. डी के राइट में कोई नहीं बैठ सकता, मतलब डी के राइट हैंड साइड पे कोई भी चेयर नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स डी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो. ओके, so D कहां पे बैठेगा, D will be sitting at the extreme right end. So no one sits to the right of D. इसका मतलब क्या है, D sits at extreme right of the row. ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. B sits to the left of A. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम कॉमन मिस्टेक करते हैं. ठीक है, सो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. लेट्स से दीज आर 8 चेयर्स, आई विल नंबर देम. Let's increase 2 more chairs, so 10 chairs. Okay, and before this statement हमें बोला हुआ है A की पोजीशन पता है हमें. So let's say A is sitting at chair number 5.
A is sitting at chair number 5. This is already given. All right. Now B sits to the left of A. अब यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं बोला हुआ, बी ए के लेफ्ट में बैठा है तो ए के लेफ्ट में वो कहीं पे भी बैठ सकता है. ओके तो जितनी भी चेयर्स ए के लेफ्ट में है, बी इन चेयर्स में से कहीं पे भी बैठ सकता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर अरेंजमेंट्स, एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके सो एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर लेफ्ट, ये दोनों की दोनों डिफरेंट हैं. दीज आर डिफरेंट. तो इनको सेम कंसिडर नहीं करना हमें. हाँ तो लेफ्ट बोला हुआ है तो ए के लेफ्ट में जितनी भी चेयर्स हैं, चेयर नंबर 4 इज टू द लेफ्ट ऑफ चेयर नंबर 5, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 1, इनमें से कोई भी चेयर हो सकती है. सो इफ ए सिट्स एट चेयर नंबर 5, B will sit at any of the chairs which is on the left of chair number 5, that is chair number 1, 2, 3 और 4. तो B इन 4 चेयर्स में से कहीं पे भी बैठ सकता है. ठीक है. अब अगर यहां पे बोला होता एक्सट्रीम लेफ्ट, तो B सिर्फ चेयर नंबर 4 पे बैठ सकता होता. ठीक है, विच इज यहां पे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ओके सो B is 3 places away from A. सो अब समझ में आ रहा है. अगर मैं प्रीवियस स्टेटमेंट पे जाता हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट, अगर यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट बोला होता और इमीडिएट लेफ्ट, सो एक्सट्रीम को हटा के, एक्सट्रीम नहीं आएगा यहां पे, इमीडिएट लिख देते हैं इसको, वो ज्यादा क्लियर है. Okay, immediate left will be the right word. So B sits to the immediate left of A. So immediate left of A, if A sits at chair number 5, then B sits at only chair number 4, immediate left. Okay, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Now next is B is 3 places away from A. So let's say these are 10 chairs. I'll number these chairs. All right. Now again, position of A is given. Let's say chair number 5. So if A sits at chair number 5, now B is 3 places away from A. अब again, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी हम अलग अलग गलत इंटरप्रिटेशंस कर लेते हैं. ओके सो सबसे पहली चीज, B is 3 places away from A. अब ये लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ नहीं बोला हुआ, तो मुझे दोनों डायरेक्शंस कंसिडर करनी पड़ेंगी. ओके नंबर 2 इज, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय 3 places away? 3 places away का मतलब होता है B is at the third chair starting from A. So this, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूं, so this is the first chair on the left of A, this is the second chair on the left of A, and this is the third chair on the left of A. So B will be sitting at this place. So 3 places away का मतलब होगा इनके बीच में 2 चेयर्स हैं. ठीक है, हाँ सो इस तरीके से याद कर लो, या फिर B इज एट द थर्ड चेयर स्टार्टिंग फ्रॉम A. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं. सो राइट हैंड साइड पे 1, 2 एंड 3. तो B विल बी सिटिंग एट चेयर नंबर 8. तो लेफ्ट और राइट अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो मैं दोनों केसेस कंसिडर करूंगा एज यूजुअल. सो B का पोजीशन चेयर नंबर 2 हो सकता है या फिर चेयर नंबर 8 हो सकता है. ओके ठीक है, आई बिलीव क्लैरिटी है यहां पे. B इज 3 places अवे फ्रॉम A. ओके हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली लेफ्ट या राइट बोला हुआ है इन दोनों में से, जैसे B इज 3 places टू द लेफ्ट ऑफ A, तो सिर्फ चेयर नंबर 2 आ जाएगा. B इज 3 places टू द राइट ऑफ A, तो चेयर नंबर 8 आ जाएगा B के लिए. ओके Now moving on, B is 3 places to the left of A. So I have already explained, अगर A यहां पे है, so B 1, 2, 3 to the left of A. एक ही पोजीशन आएगी, दो पोजीशंस नहीं होंगी, बिकॉज यहां पे लेफ्ट स्पेसिफाई कर दिया गया है. ओके
आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ओनली सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अगेन अब यहां पे कंफ्यूजन होती है। जैसे हमने देखा था लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट डिफरेंस था ना। लेफ्ट में आप सारी की सारी चेयर्स जो भी लेफ्ट में है उनको कंसिडर करोगे, इमीडिएट लेफ्ट में सिर्फ एक्सट्रीम एकदम जो लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में है, उसको कंसिडर करेंगे। सेम चीज और सिमिलर चीज यहां पे होगी। ओनली सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी एंड सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। सो ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट एंड ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं। तो पहले ए और बी की रैंडम पोजीशन बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से दीज आर 9 चेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? सी इज द ओनली पर्सन हु विल बी सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। दैट मीन्स ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही चेयर होगा जिसपे सी बैठेगा, राइट? सो ए एंड बी विल बी सेपरेटेड बाय ओनली वन चेयर। उनके बीच में सिर्फ एक ही चेयर होंगी, एक से ज्यादा चेयर्स नहीं होंगी। ओके, सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कैन बी ए, देन सी एंड देन बी। ए एंड बी के बीच में सिर्फ एक ही चेयर होगी और उस पर सी बैठेगा। अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी, अगर और कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सो इट कैन बी बी सी एंड देन ए, राइट? सो ए एंड बी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें नहीं पता ना कि ए और बी में से कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है। ओके, सो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज लाइक दिस। All three of them will be sitting on consecutive chairs. ये तीनों के तीनों consecutive chairs पे बैठेंगे, okay? Such that A और B के बीच में C होगा, but A और B की relative positions आपस में change हो सकती है, okay? So if A is sitting here and nothing else is given, तो अब मैं क्या क्या बोल सकता हूं? So if A is at chair number 4, सिर्फ यही गिवन है और मुझे बी और सी की पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है। तो सी की पोजीशन नंबर 3 और नंबर 5 में से कुछ भी हो सकती है। तो अब यहां पे दो केसेस अराइज होंगे। केस नंबर 1, इफ सी इज एट चेयर नंबर 3, देन बी विल बी एट चेयर नंबर 2। ओके, केस नंबर 2, if C is at chair number 5, then B will be at chair number 6. So either 4 5 6 और 4 3 2, ये चीज, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? ऑन दी अदर हैंड, अगर ये जो वर्ड ओनली है इसको हटा दिया जाए, C sits between A and B, तो इसका मतलब क्या है? A और B के बीच में कितने भी लोग बैठ सकते हैं। ओके, so it's not just C who will be sitting between A and B. It can be more than one person who may sit between A and B, और उनमें से एक C है। तो C जो है A और B के बीच में कहीं पे भी बैठ सकता है। So one of the possible scenarios can be, so A यहां पे बैठा है, B यहां पे बैठा है और C इनमें से किसी भी एक चेयर पे बैठ सकता है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियोज। सी यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी और यहां पे भी। सी कहीं पे भी बैठ सकता है, सच दैट सी इज बिटवीन ए एंड बी। ऑलराइट, नाउ आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ ये सारी स्टेटमेंट्स ना और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस की फॉर्म में इनको देखोगे। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट दीज स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली। हम इनके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इनका मतलब देख रहे हैं। बट जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, तब आपको इनका एक्चुअल यूसेज समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now next statement is D is an immediate neighbor of E. Immediate neighbor मतलब पड़ोसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, these are 8 chairs. So let's say if E is sitting at chair number 3 starting from left hand side, okay, and D is an immediate neighbor of E, तो D E के पड़ोस में बैठेगा। मतलब D के लिए ये वाली पोजीशन हो सकती है या फिर ये वाली। So if E sits at chair number 3, then D may sit at any of the chairs
2 और 4. ओके, इमीडिएट नेबर, सिंपल. नेक्स्ट स्टेटमेंट, D सिट्स नेक्स्ट टू E. यहां पे गलती कर देते हो तुम लोग. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's say E is sitting here. Okay, if E is at chair number 4, D sits next to E. आप लोग क्या सोचते हो? नेक्स्ट मतलब उसके बाद वाली चेयर पे. ठीक है, तो मेरा एक काउंटर होगा बाद वाली चेयर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. किसने कहा लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है? ठीक है, सो सिंपल इज नेक्स्ट टू ई. ये जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट टू, इसका मतलब क्या होता है जो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में देखा था, इमीडिएट नेबर. तो नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर बात एक ही है, मतलब पड़ोसी होगा. तो ई अगर चेयर नंबर 4 पे है तो डी कहां कहां बैठ सकता है? डी कैन सिट एट चेयर नंबर 3 और चेयर नंबर 5. नेक्स्ट टू मतलब उसके साथ वाली चेयर पे बैठा है. ठीक है, सो डी विल बी एट ईदर 3 और 5. नेक्स्ट टू मतलब सिर्फ बाद वाली चेयर पे मत बिठा देना, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. इट विल बी फ्रॉम बोथ द एंड्स इन दैट केस. तो 3 और 5 में से किसी पे भी बैठ सकता है. So D sits next to E और D is an immediate neighbor of E. D E का पड़ोसी है. ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज D sits to the immediate left of E. अब यहां पे डायरेक्शन बता दी गई है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी. So if E is here, right, D is to the immediate left of E. Immediate left of E, D will be sitting here only. Okay, simple. So these are some of the commonly used statements that we find while we are solving the questions. Okay, अब एक set consider करते हैं. Okay, so one set of questions is there on your screen. I'll give you 2 minutes. 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इसको इंटरप्रेट करो, इसको समझो, अरेंजमेंट ड्रॉ करो, and then I'll teach you how to effectively make this arrangement. Okay, so I'll give you 2 minutes. Go ahead and try and arrange these people. अब हमें यहां पे क्या चाहिए होता है? वी नीड टू हैव एन एंट्री स्टेटमेंट. एंट्री स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट यूजिंग विच आई विल बी एबल टू फिक्स द पर्सन्स पोजीशन ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, सो एग्जैक्टली मैं फिक्स कर सकता हूं किसी की भी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और राइट. वो एंट्री स्टेटमेंट होती है जिससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाए among these 6 chairs. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? A, B, C, D, G and H are sitting in a straight line facing west. अब यहां पे एक नया एलिमेंट डाल दिया, फेसिंग वेस्ट. तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, वेस्ट अज्यूम कर लो अंदर की तरफ. सिंस ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है ना, आप उसी तरीके से ड्रॉ करो नॉर्मल वे में. 1 2 3 4 5 6. आप ऐसा मत करो कि वेस्ट तो ये वाली डायरेक्शन होती है तो मैं इनको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा. ठीक है, तो ये अननेसेसरली कंफ्यूज करने के लिए वेस्ट दिया हुआ है. वेस्ट की जगह ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है. आंसर हमेशा सेम आएगा, अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही बनेगा.
ठीक है, तो इस चीज की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ऑलराइट। अब यहां पे एक एंट्री स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो 6 चेयर्स हैं यहां पे, सो आई मार्क दीज 6 चेयर्स, नंबर्ड कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ऑलराइट। नाउ अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ विजय, विजय हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिनेश। अब यहां से इनकी रिलेटिव पोजीशंस तो आ जाएगी, बट अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ विजय, कितना लेफ्ट है ये तो नहीं पता ना, तो मैं यहां पे इनको एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाऊंगा अमंग एनी ऑफ दीज 6 चेयर्स। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सो आई इग्नोर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन चेतन एंड गीता। सो चेतन और गीता के बीच में एक ही पर्सन है, तो इट कैन बी चेतन वन पर्सन एंड देन गीता, और इट कैन बी गीता वन पर्सन चेतन। तो अगेन मुझे गीता और चेतन की पोजीशंस नहीं पता ना, इनके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, बट चेतन और गीता 4 और 6 पे आ सकते हैं, 3 और 5 पे आ सकते हैं, 2 और 4 पे आ सकते हैं, 1 और 3 पे आ सकते हैं। तो अगेन मुझे एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं पता। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं फिर। हर्ष इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। हर्ष की पोजीशन पता है, स्पेसिफिकली पोजीशन पता है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। हर्ष यहां पे बैठा है, ठीक है, हाँ, ये क्लैरिटी आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं। अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ विजय, अजय इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ विजय, विजय हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिनेश, विजय दिनेश के इमीडिएट लेफ्ट में है। सो ये रिलेटिव पोजीशंस पता है, ठीक है। सो अजय अलग से बैठा है, विजय एंड दिनेश, बी और डी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी जो बोल रहा था सी और जी के बीच में वन पर्सन है, तो सी और जी के बीच में जो वन पर्सन है वो कौन हो सकता है? वो एच नहीं हो सकता, बिकॉज एच तो कोने में बैठा है। डन। बी और डी में से कोई नहीं हो सकता, बिकॉज बी और डी तो चिपक के बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, इमीडिएटली दे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो सी और जी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन जा सकता है, वो है ए, सो इट कैन बी ए, राइट। सी और जी के बीच में सिर्फ ए हो सकता है, तो मैं यहां पे ए को प्लेस कर देता हूं, और बी और डी कहां जाएंगे? बी और डी ए के राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। One person was already filled. I needed 5 persons. These are the 5 persons with two possibilities. C और G आपस में अपनी positions interchange कर सकते हैं. So it can be C, A, G, B, D, or it can be G, A, C, B, D. Right? So दो possibilities हमारी यहां पे बन सकती हैं. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करने बैठे तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चंस। सो ये दो अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सो HCAGBD और HGACBD। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विजय। सो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? इट कैन बी आइदर जी और इट कैन बी सी, दो पॉसिबिलिटीज हैं, चेक करो ऑप्शंस। इट कैन बी आइदर जी और सी, आइदर जी और सी, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट भी मिल सकता है जहां पे दो केसेस बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू अजय। नाउ इन एनी केस ए जो है इसके एडजेसेंट जी और सी में से कोई भी, यही दोनों होंगे और कोई तो नहीं हो सकता, तो सिटिंग एडजेसेंट टू अजय जी और सी ऑन ईदर साइड्स, सो गीता चेतन, सो गीता एंड चेतन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।
हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ गीता? इमीडिएट राइट ऑफ गीता, गीता के इमीडिएट राइट यहां पे बी है, गीता के इमीडिएट राइट यहां पे ए है, तो बी और ए में से कोई भी एक पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की तरह दो सिचुएशंस आ गई। अब यहां पे ऑप्शंस अलग तरीके से हैं। सो ए बी, सो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है फिलहाल, बट अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में होता या दोनों ऑप्शन में होते, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और आंसर दैट वी विल मार्क विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बिकॉज जी के इमीडिएट राइट में कौन है हम श्योरिटी से नहीं बता सकते, यूनिकली नहीं बता सकते, सो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आवर एग्जाम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आई गिव यू अ स्मॉल होमवर्क. So what you have to do is you will have to revise all the statements that we have done in today's class, ठीक है, and then practice the set that we have solved in today's class plus some more sets from your practice exercise, ठीक है, right? So this is what you will have to do before I'll make the video of the next lecture for all of you. All right, so friends, thank you very much and all the best for your preparation. प्री फाउंडेशन है, प्री फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, so that you will not have any kind of difficulty in the live lectures that you will be attending. All the best.